नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है जीके रिवीजन सीरीज़, जिसमें हम जीके के प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़ को यहाँ पे कवर करते हैं अतिरिक्त तथ्यों के साथ। आज हम भूगोल के 10वें पार्ट को यहाँ पे कवर करेंगे। इसके साथ साथ हमारी इतिहास और संविधान की क्लासेस भी चल रही हैं। अगर आपने इनको फॉलो नहीं किया है, आप इनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपके जो तीनों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, इसी प्रकार प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़ टॉपिक वाइज हम कवर कर रहे हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जिससे आपकी थ्योरी और आपके प्रैक्टिस एक साथ हो जाएंगी। आज के वीडियो हमारा भूगोल का 10वां भाग होगा। आपको याद होगा लास्ट पार्ट में हमने नदी तंत्र के बारे में बात कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में बात करी थी। आज के वीडियो में हम जो अन्य इंपॉर्टेंट नदी तंत्र हैं, जिसमें आपके ज़्यादातर दक्षिण भारत का नदी तंत्र, इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण नदियों के बारे में और साथ में नदियों के तटों पर बसे हुए प्रमुख नगरों के बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नर्मदा नदी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? देखिए, जो नर्मदा नदी है आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है दक्षिण भारत की, और ये आपके सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के मध्य से निकलती है। ठीक है, तो इन पर्वतों के मध्य से आती है नर्मदा नदी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर हम नर्मदा के उद्गम की बात करते हैं तो नर्मदा नदी आपके मैकाल पर्वत की जो अमरकंटक चोटी है वहां से निकलती है और फिर ये आपके अरब सागर में जाकर गिर जाती है। इन दोनों पर्वतों के मध्य से होकर ये बहती है। तो इसे आपको याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है। नर्मदा नदी को लेकर के एक क्वेश्चन और बनता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जलप्रपात है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। ये किस नदी पर बना हुआ है? तो ये आपके नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, चलिए, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो भी हमने बात करी, वो नदी है आपकी नर्मदा नदी। और साथ में एक क्वेश्चन और याद आपको करना है, पश्चिम वाहिनी नदी यानी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। भारत में ज़्यादातर नदियां हैं जो पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में जाकर गिरती हैं। तो क्वेश्चन बन जाता है, तो ये सारी नदियां आपके पश्चिम की ओर बहती हैं, इनको याद करना है। ठीक है, शरावती हो गई, माही नदी, नर्मदा नदी, साबरमती, ये सब कैसी हैं? अरब सागर की तरफ ये जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या ब्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ब्रंश घाटी से होकर बहती है आपकी नर्मदा नदी। इसे आपको याद करना है। नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, जिस वजह से इसकी जो तीव्रता होती है, नदी की जो गति होती है, वो काफ़ी ज़्यादा तेज होती है, जिस वजह से ये नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो इसे आपको याद करना है, नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये आपके एस्चुरी का निर्माण करती है, ज्वार उन्मुद का निर्माण ये करती है। इसके बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल बस आपको यह याद करना है, क्योंकि ये रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, यानी एक ढलान वाली जो दो पर्वतों के बीच का इलाका है, वहां से बड़ी तेजी से बहती है, जिस वजह से ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ये क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो सबसे प्रमुख नदी उनमें नर्मदा है। अन्य भी हैं, उनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है, नर्मदा घाटी उदाहरण है। तो नर्मदा घाटी किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये आपके भ्रंश घाटी का उदाहरण है। भ्रंश घाटी से होकर ये बहती है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो ऊपर हमने बात करी, डेल्टा नहीं बनाती है नर्मदा नदी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जब कोई नदी समुद्र में मिलने वाली होती है तो उसकी दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन होती है कि नदी आए और सीधा समुद्र में मिल जाए। दूसरी कंडीशन होती है कि जब नदी आती है, समुद्र के नज़दीक पहुंचती है, तो वहां पर जो अपने साथ उसके अवसाद वो लाती है, उनका जमाव पहले समुद्र के निकट होता है और फिर नदी समुद्र में जाती है, यानी यहां पर उसकी गति धीमी हो जाती है, अवसादों का निर्माण होता है। इसी को बोला जाता है, ये जो ढेर बनता है इसी को डेल्टा बोला जाता है। जो नदियां यहां पर आके अवसादों का जमाव करती हैं वो नदियां डेल्टा बनाती हैं, जो डायरेक्ट मिल जाती है वो नदी डेल्टा नहीं बनाती है।
जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तरफ आप देखेंगे कि नदी पीछे से आई और वहां पर कुछ जमाव हो गया और उसके बाद नदी समुद्र में जाएगी। लेकिन अगर आप एस्चुरी की बात करें, जिसे हम ज्वार उन्मुक्त बोलते हैं, वहां पर नदी डायरेक्ट, क्योंकि नदी की गति बहुत तेज होती है, कुछ जमाव वहां पर नहीं होता अवसादों का, नदी डायरेक्ट समुद्र में मिल जाती है। तो डेल्टा बनाने वाली नदी कौन कौन सी नदियां हैं आप यहां पर देख सकते हैं। गोदावरी, कावेरी, आपकी महानदी, इनके अलावा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं ये नदियां। लेकिन जो डेल्टा नहीं बनाती हैं उसमें दो महत्वपूर्ण नदियों के नाम आपको याद करने हैं जो डायरेक्ट समुद्र में मिल जाती हैं, एक नर्मदा और इसके साथ ताप्ती नदी। इन दोनों को याद करना है, ये महत्वपूर्ण है। जो नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो जो नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं उन्हीं की गति ज्यादा तेज होती है, जिस वजह से वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, जैसे नर्मदा और दूसरी हमने बात करी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी को ही तापी नदी बोला जाता है, तो दोनों एक ही नाम है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, ताप्ती नदी की अगर हम बात करते हैं तो ताप्ती नदी आपके मध्य प्रदेश के सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है और फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात होते हुए ये अरब सागर में गिर जाती है। नर्मदा भी कहाँ जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? फिर से वही देखिए, विभ्रंश बोले, भ्रंश बोले, एक ही मतलब है। सही आंसर हो जाएगा ताप्ती। केवल दो नदियों के नाम याद करने, इन्हीं के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, ये विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ज्वार उन्मुक्त का निर्माण करती हैं, जिसे एस्चुरी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो ऊपर हमने बात करी कि अमरकंटक चोटी से निकलती है आपकी नर्मदा नदी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नर्मदा के अलावा अगर हम बात करें, सोन नदी का उद्गम भी अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। इसे भी आपको याद करना है, पेपर में बन जाता है। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है? देखिए, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कावेरी, इन्हीं नदियों को लेकर आपसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और आप यहां पर देख भी रहे हैं कितनी बार ये क्वेश्चन पेपर में आया है नर्मदा और ताप्ती को लेकर के। नर्मदा का उद्गम आप सभी जानते हैं अमरकंटक से होता है। ठीक है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं? तो इनमें से कौन सी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं? सही आंसर है आपकी नर्मदा और ताप्ती नदी। ठीक है, नर्मदा, ताप्ती और इनके साथ एक और नदी को याद कर लीजिए, माही नदी। ये तीन प्रमुख नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। जैसे हमने ऊपर बात करी, भारत की जो अधिकांश नदियां हैं पूरब की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। ठीक है, जैसे ये भारत का प्रायद्वीपीय भारत है, इधर आपकी बंगाल की खाड़ी, इधर आपका अरब सागर। ज्यादातर नदियां आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन तीन प्रमुख नदियां नर्मदा, ताप्ती और साथ में माही नदी, ये पश्चिम की ओर बहती हैं, अरब सागर में जाकर गिरती हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? उत्तराखंड में भी क्वेश्चन बना और सिंपल सा आपको जहां नर्मदा दिख जाए आपको उसी पे टिक करना है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट है हमारा, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो यहां पर आपने बताना है पश्चिमी घाट से कौन सी नदी नहीं निकलती है। ऊपर हमने बात करी जो ये तापी और ताप्ती नदी है, ये आपके मध्य प्रदेश में से आती है, सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है, तो ये तो नहीं होगी। बाकी ये सारी नदियां आपके पश्चिमी घाट से आती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। इसीलिए यहां पर ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हम क्वेश्चन को पूरी एनालिसिस के साथ यहां पे कवर करते हैं कि अगर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है तो क्यों नहीं है। ये आपके मध्य प्रदेश के सतपुड़ा की पहाड़ियों से आती है, पश्चिमी घाट से आपकी ये सारी नदियां आती हैं, गोदावरी, कावेरी, कबाम, ये सारी नदियां कहां से आती हैं? पश्चिमी घाट से। ठीक है, निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? ऊपर मैंने आपको बताया पश्चिम की ओर बहने वाली तीन नदियों के बारे में, बस आपको उनके नाम याद कर लेने हैं, नर्मदा, ताप्ती और माही। ये पश्चिम की ओर बह रही हैं, यानी ये तीनों की तीनों अरब सागर में गिरेंगी। तो ताप्ती नदी आपको दिख गया, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सारी कहां जाती हैं आपकी? ये आपके बंगाल की खाड़ी में जाएंगी।
कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अब कावेरी नदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नदी है। देखिए, कावेरी नदी आपके ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कर्नाटक में है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है कावेरी नदी और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अगर हम कावेरी नदी के प्रवाह क्षेत्र की बात करें कि किन किन राज्यों से होकर बहती है, तो कावेरी नदी आपके कर्नाटक से केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी होते हुए जाती है। तो इसे भी आपको याद करना है, ठीक है। तो इन 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहती है कावेरी नदी। कावेरी नदी को लेकर के एक बात और आपको याद करना है, कावेरी नदी पर छोटे छोटे 3 महत्वपूर्ण द्वीप हैं। जो क्वेश्चन बनता है कि इन द्वीपों का निर्माण किस नदी के द्वारा किया गया है। देखिए, कावेरी नदी 3 बार 2 धाराओं में, जैसे यहां पर नदी आ रही है, यहां पर 2 धाराओं में बढ़ जाएगी, फिर आगे जाके मिल जाती है, फिर 2 धाराओं में बढ़ जाती है, फिर आगे जाके मिल जाती है। इस प्रकार ये 3 द्वीपों का निर्माण करती है, ठीक है, कावेरी नदी। उन द्वीपों को बोला जाता है श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम। ये 3 द्वीप किस नदी के वजह से बने हैं? कावेरी नदी के वजह से। तीनों पूछे जाते हैं, और शिव समुद्रम तो और भी ज्यादा, क्योंकि आप जानते हैं शिव समुद्र द्वीप पूछे या शिव समुद्रम जलप्रपात पूछे, किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है, ठीक है। चलिए, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका प्रवाह पथ मैंने आपको बताया कावेरी नदी का, ये आपके कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से होते हुए जाती है और साथ में पुडुचेरी में भी ये जाती है। अगर हम कावेरी की सहायक नदियों की बात करते हैं तो कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं जैसे हेमावती नदी, काबिनी नदी, भवानी नदी, अमरावती। ये सारी नदियां किसकी हैं? कावेरी की हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा बोला जाता है? देखिए, दक्षिण की गंगा और वृहद गंगा, ये 2 क्वेश्चन हैं। यहां पर अगर हम बात करते हैं, जब इस क्वेश्चन को यूपी पीसीएस के द्वारा पूछा गया, यूपी पीसीएस ने इसका आंसर दिया कावेरी नदी को, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में जो इसका आंसर दिया गया है वो दिया गया है गोदावरी नदी को। तो इसे आपको याद करना है, ठीक है। तो आपको दोनों याद करने पड़ेंगे। आयोग ने कावेरी को दिया और एनसीईआरटी ने गोदावरी को दिया है। वैसे अगर हम ज़्यादातर बुक्स की बात करते हैं तो बुक्स में कावेरी को दक्षिण की गंगा बोला गया है और गोदावरी को वृहद गंगा बोला गया है, ठीक है। तो ये दोनों नाम आपको याद करने हैं। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन के आधार पर आपको टिक करना होगा। यहां पर जो आयोग ने सही आंसर दिया था वो कावेरी को दिया था और कावेरी ही ज्यादा माना जाता है। तो आप भी पहला रेफरेंस कावेरी को ही दें, गोदावरी को वृहद गंगा बोला जाता है, ठीक है। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो दक्षिण भारत की नदियां आपकी वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो चलिए इनको पढ़ते हैं। पहला देता है महानदी आपके छत्तीसगढ़ के पठार से निकलती है, ये सही है। गोदावरी नदी आपके महाराष्ट्र से आती है, ये भी सही है। कावेरी नदी आपके आंध्र से आती है, नहीं। अभी हमने ऊपर पढ़ा कावेरी आपके कर्नाटक से आती है, आंध्र में तो जाती भी नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा गलत और इसी की हमें तलाश थी। ताप्ती नदी आप सभी जानते हैं एमपी से आती है, कावेरी वाला ये आपका गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? एस्चुरी यानी कि जो हमने ऊपर बात करी ज्वार उन्मुख, ठीक है। कौन सी नदी बनाती है? मैंने आपको कहा केवल 2 नदियों के नाम याद कर लीजिए, नर्मदा और ताप्ती। जहां पर भी ये दिख जाएं आपको इनको टिक कर देना है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है तेल नदी, ये यहाँ पर इनमें से किसी की भी सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन ई हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो तेल नदी है ये महानदी की सहायक नदी है, इसे आपको याद करना है। और उड़ीसा राज्य की एक प्रमुख नदी है तेल नदी, ठीक है। किसकी सहायक है? महानदी की सहायक नदी है, इसे भी आपको याद करना। और उड़ीसा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। नेक्स्ट है हमारा,
भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है गोदावरी बेसिन। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर हम सबसे बड़े की बात करें, ये तो दूसरा है, अगर हम सबसे बड़े की बात करें तो वो है गंगा बेसिन। गंगा बेसिन भारत का सबसे बड़ा बेसिन है, उसके बाद आती है गोदावरी बेसिन। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए आपसे क्वेश्चन पूछता है या तो प्रायद्वीपीय भारत देगा या दक्षिण भारत देगा। ठीक है, दोनों एक ही बात है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का आपने नाम बताना है। सही आंसर है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी अगर हम लंबाई की बात करते हैं, गोदावरी की 1465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। महाराष्ट्र से ये निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। ठीक है। नर्मदा की बात करें, इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। महानदी की बात करें, ये लगभग 850 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की बात करें, ये 1400 किलोमीटर के करीब है। सबसे लंबी कौन है? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो आप बता देंगे सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। ऑप्शन सी। किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? तो गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है चंबल नदी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर यहां पर हो जाएगा। इसे आपको याद करना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में चंद्रा और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती हैं? देखिए चंद्रा और भागा ये नदियां आपके लाहौल घाटी में बहती हैं। तो लाहौल क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में ये दोनों नदियां बहती हैं। ठीक है। इन दोनों नदियों का संगम भी हिमाचल में ही हो जाता है और उसके बाद ये नदियां चंद्रभागा या चेनाब नदी के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है आपकी सतलज नदी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय की नदी है? तो हिमालय पार से आती है और वहीं से सारी श्रेणियों को काटते हुए भारत में प्रवेश करती है आपकी सतलज नदी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो बंगाल की खाड़ी में आपकी कौन कौन सी नदियां गिर जाती हैं आपने बताना है। देखिए हमने ऊपर बात करी नर्मदा और ताप्ती और माही नदी, बस इनको याद कर लीजिए, ये आपके अरब सागर में जाती हैं। यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती दिख गया, इसको हटा देंगे। अब बची आपकी ये सारी नदियाँ, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सब आपकी कहाँ जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। इसे आपको याद करना है, पूछा जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? देखिए कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? अब देखिए प्रीवियस ईयर के पेपर क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले हमने पढ़ा तेल नदी के बारे में कि ये महानदी की सहायक नदी है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन भले ही कृष्णा नदी के बारे में पूछा गया है, लेकिन ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही यहाँ पर आया है। तेल नदी आप जानते हैं पेपर में पूछी गई थी, हमने ऊपर भी देखा महानदी की ये सहायक नदी है, तो डायरेक्ट आप आंसर कर देंगे कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। भले ही आपको बाकी की नदियों के बारे में ना पता हो, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर जाते हैं तो आपको वो क्वेश्चन अदर ऑप्शन में भी दिख जाते हैं। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर देंगे तेल नदी महानदी की सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नहीं है। तो इसे आपको याद करना है। अगर हम कृष्णा नदी की बात करते हैं, कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से आती है और बंगाल की खाड़ी में जाती है। इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसकी सहायक नदियां हैं, जैसे तुंगभद्रा, डॉन, भीमा, इनके अलावा कोयना नदी, मालप्रभा नदी, घाटप्रभा नदी, मूसी नदी, भीमा नदी हमने देखी। ये सारी नदियां किसकी सहायक हैं? कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी को लेकर के क्वेश्चन बनता है कि कृष्णा नदी जल विवाद किन किन राज्यों के मध्य में है? 3 राज्य हैं, एक है आपका आंध्र प्रदेश, एक है आपका कर्नाटक और एक है आपका महाराष्ट्र। इनके बीच है कृष्णा नदी जल विवाद। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपको दोआब दिए गए हैं और किन नदियों से वो दोआब बना है उसके बारे में बताना है। तो चलिए इनको देखते हैं। बिस्ट दोआब ये आपके किन किन नदियों से बना है? तो ये बना है आपके ब्यास और सतलज के माध्यम से।
बारी दोआब की बात करते हैं तो ये आपके रावी और ब्यास के मध्य में स्थित है। रचना दोआब की बात करते हैं तो रचना दोआब आपका रावी और चिनाब के मध्य में है। और चाज दोआब की बात अगर हम करते हैं, ये चिनाब और झेलम के मध्य में है। यानी यहाँ पर आपको इस क्रम में इनको लगा लेना है, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, जो बिस्ट दोआब है, ब्यास और सतलज, बारी दोआब रावी और ब्यास, रचना रावी और चिनाब, चाज चिनाब और झेलम। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में बनता, आप देख सकते हैं उत्तराखंड में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? तो दामोदर नदी से कौन सी नहर यहाँ पे निकाली गई है उसे आपने बताना है। राइट आंसर है एडन नहर। ये यूपी पीसीएस में भी आई थी और आई थिंक पिछले साल ये यूके में भी आई थी। जो दामोदर नदी है इसी से निकाला गया है एडन नहर को। ठीक है, एडन नहर आपके दामोदर नदी पर बनी हुई है और इसके अलावा इसे 1938 में बनाया गया था, तो इसे भी आपको याद करना है। ठीक है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है? तो दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है इंद्रावती नदी। बाकी बराकर नदी, जमुनिया नदी, बारकी नदी, ये सारी नदियां किसकी सहायक हैं? आपकी दामोदर नदी की। और दामोदर नदी किसकी सहायक है? हुगली नदी की। ठीक है, इसको भी याद करेंगे। दामोदर खुद हुगली की सहायक है, बाकी ये सारी दामोदर की सहायक हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी बोला जाता है। जैसे बिहार का शोक कोसी को कहते हैं, उड़ीसा का शोक महानदी को कहते हैं, उसी प्रकार दामोदर नदी को बंगाल का शोक बोला जाता है। ठीक है, आती कहाँ से है दामोदर नदी? तो दामोदर नदी आपके झारखंड का जो छोटा नागपुर पठार है वहां से आती है, झारखंड और बंगाल में ये बहती है। ठीक है, इसको आपको याद करना है। अगर हम बात करते हैं इंद्रावती की, ये किसकी सहायक नदी है? क्योंकि पेपर में आई है, लेटेस्ट का ही पेपर है। इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, इसको भी याद करेंगे, पूछा जाता है। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वो कौन सी है? तो कितनी बार ये क्वेश्चन बना है पेपर में? दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी भाग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह देखने को मिलता है? यानी कि ऊपर तो इसका क्या है, मीठा जल है, लेकिन अगर हम निचले भाग में जाएं तो हमें खारा जल देखने को मिलता है। ये मिलता है लूनी नदी का। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लूनी नदी आपके राजस्थान से निकलती है और शुरुआत में इस नदी को सागरमती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, साबरमती नहीं, सागरमती के नाम से इस नदी को जाना जाता है। ठीक है, जो ये लूनी नदी है, लूनी नदी आपके गुजरात का जो कच्छ का रण है वहां पर जाकर विलुप्त हो जाती है, विलीन हो जाती है। इसीलिए इस नदी को भूमि बंधित नदी भी बोला जाता है। तो इसे भी आपको याद करना है, पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किसने किया है? तो सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी की अगर हम बात करें इनमें से, तो ये कोसी नदी को बोला जाता है। कोसी नदी अपना नाम अपना जो इसका मार्ग है बहुत बार बदलती है, जिस कारण इसे बिहार का शोक भी बोला जाता है। ठीक है, ये पूछा जाता है। निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है कोसी नदी। ये अपने मार्ग में परिवर्तन कर लेती है, जिससे अचानक बाढ़ की स्थिति बन जाती है बिहार में। निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? तो हिमनद यानी ग्लेशियरों से कौन सी नदी नहीं आती है? उत्तराखंड का प्रश्न था, इजीली आप इसको एलिमिनेट करके कर सकते हो। अलकनंदा संतोपत ग्लेशियर, मंदाकिनी चौराबड़ी ग्लेशियर, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर या बंदरपूंज ग्लेशियर। कोसी नदी आपके कौसानी के निकट पहाड़ियों से निकलती है, तो ये ग्लेशियर से नहीं आती है। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते की स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। वो दो राज्य कौन से हैं और दो नदियां कौन सी है जिनको लेकर समझौता हुआ? सबसे पहले दो नदियों को जोड़कर एक नया समझौता जो किया गया, ये किया गया था उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में। कौन कौन सी नदियों के लिए किया गया?
केन और बेतवा नदी के मध्य में। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने के लिए एक समझौता किया गया इन दो राज्यों के मध्य में। यह समझौता 2005 में हुआ था और इसके तहत बेतवा नदी पर इन दोनों राज्यों की, यूपी और एमपी की एक संयुक्त परियोजना बनाई गई है, संयुक्त नदी घाटी परियोजना, जिसे राजघाट परियोजना के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन पेपर में बनता है कि राजघाट परियोजना किस नदी पर है। आप बताते हैं बेतवा नदी पर है। किसकी परियोजना है? यूपी और एमपी दोनों की परियोजना है। नेक्स्ट है हमारा महात्मा गांधी सेतु कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी सेतु आपके बिहार में है। ठीक है, इसे आपको याद करना है। यह सेतु बिहार में पटना और हाजीपुर को आपस में जोड़ता है। 1982 में इसे खोला गया था। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो कौन सी नदी है जो भारत से नहीं निकलती है? यहां पर अगर आप ऑप्शन देखें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी आप जानते हैं ट्रांस हिमालय वाले क्षेत्र से निकलती है, जो तिब्बत में ज्यादा पड़ता है। तो तिब्बत में जो कैलाश मानसरोवर है उसके निकट एक झील है जिसे राकसताल कहते हैं, वहीं से निकलती है आपकी सतलज नदी। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है शिपकिला दर्रा, उस दर्रे से ये भारत में एंटर कर जाती है। कितनी बार ये क्वेश्चन पेपर में बना है। कपिली जिसकी सहायक नदी है वो कौन सी नदी है? देखिए कपिली, इसे कपोली भी बोला जाता है और ये आपकी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे आपको याद करना है। निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो कौन सी नदी है जो अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? राइट आंसर है चंबल नदी। देखिए अध्यारोपित नदियां क्या होती हैं? अध्यारोपित नदियां वो होती हैं जब नदी निकलती है तो जो उसकी नेचुरली तौर पर जो ढाल बनी होती है, जो उस ढाल के साथ बह जाए वो अध्यारोपित नदी नहीं होती। ठीक है, जो उस ढाल का अनुसरण नहीं करती, उस ढाल के अनुसार नहीं बहती, वो होती है अध्यारोपित नदी। बाकी सारी नदियां आपकी ढाल के अनुसार बहती हैं, चंबल नदी ढाल के अनुसार नहीं बहती हैं। तो इसे आपको याद करना है, ये एक अध्यारोपित नदी है, इसे आपको याद करना है। ठीक है, संकोश नदी किसकी सीमा बनाता है? देखिए यूपी के पेपर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, संकोश नदी, और ये किस किस की सीमा बनाता है? तो ये बनाता है आपके असम और पश्चिम बंगाल की। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? देखिए जो मीठी नदी है मुंबई से आती है और ये आपके विहार झील से निकलती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो एक नदी और जोड़ लीजिए जो हमने भ्रंश घाटी के बारे में पढ़ा ऊपर, नर्मदा और ताप्ती, उसमें एक और जोड़ ले लीजिए दामोदर नदी। ये भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है, लेकिन ये बंगाल की खाड़ी में जाती है क्योंकि ये हुगली की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए लेह अवस्थित है। अब हम कुछ जो नगर हैं, प्रमुख नगर जो गंगा या नदियों के तट पर हैं, अब हम यहाँ पे जो कुछ प्रमुख नगर हैं आपके जो नदियों के तट पर स्थित हैं उनके बारे में बात करेंगे। लेह आपके कौन सी नदी के तट पर है? आप जानते हैं लेह आपके सिंधु नदी के तट पर है, लेकिन ऑप्शन देखिए किस तरीके से दिए हैं कि दाएं तट पर है कि बाएं तट पर है। तो लेह आपके सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। पहले ये जम्मू कश्मीर में आता था, अब ये लद्दाख में आता है। निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो चलिए इनको देखते हैं। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर है, बिल्कुल सही है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करना। लुधियाना क्या रावी नदी के तट पर है? ये गलत हो जाएगा। लुधियाना आपके सतलज नदी के तट पर है। जबलपुर नर्मदा पर है, सूरत ताप्ती पर है, ये सही है, बाकी के सारे सही हैं। लुधियाना केवल सतलज पर है, यूके में आया था। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है चलिए देखते हैं। जबलपुर नर्मदा पर है, बिल्कुल सही। हैदराबाद कृष्णा पर है, ये गलत हो जाएगा। हैदराबाद आपके मूसी नदी के किनारे है। कोटा चंबल के किनारे है और नासिक गोदावरी के, ये सारे बाकी आपके सही हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो चलिए इनको मिलाते हैं। अहमदाबाद क्या साबरमती के किनारे है? बिल्कुल सही है।
लखनऊ क्या गोमती नदी के किनारे है? बिल्कुल सही है। भुवनेश्वर महानदी के किनारे नहीं है। उड़ीसा का तटीय जो शहर है वो है एक भुवनेश्वर, तो ये नदी के किनारे पे नहीं है। ठीक है, जो उड़ीसा का पूर्वी तटीय मैदान है, जो पूर्वी तट है उड़ीसा का, उस पर बसा है आपका भुवनेश्वर। ठीक है, उज्जैन शिप्रा नदी पर है, तो ये भी बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? ये क्वेश्चन आपके यूपी में आया था 2013 में और उत्तराखंड का क्वेश्चन है। मंदाकिनी नदी आप सभी जानते हैं, मैंने आपको एक उत्तराखंड वाले वीडियो में भी बताया था कि मंदाकिनी नदी एक ऐसी नदी है जो केवल एक जनपद में बहती है, रुद्रप्रयाग में। बस आपको ढूंढना था कौन सी जगह है जो रुद्रप्रयाग के बाहर की है। सीधा आप बता देंगे गोविंद घाट, ये चमोली में पड़ता है। ठीक है, और रुद्रप्रयाग, रामबाड़ा, गुप्तकाशी, गौरीकुंड सारे आपके रुद्रप्रयाग में हैं, तो डायरेक्ट आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। और एक और चीज से आप याद कर सकते हैं, आप सभी जानते हैं गोविंद घाट में अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा का संगम होता है, तो यहाँ पे तो अलकनंदा है, तो मंदाकिनी तो आ ही नहीं सकती, तो इससे भी आप इसको कर सकते थे। ठीक है, कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कश्मीर का एक काफी प्रमुख जगह है पहलगाम, ये आपके लिद्दर नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, लिद्दर नदी की बात करें, ये किस नदी की सहायक नदी है? ये झेलम की सहायक नदी है। ठीक है, तो आपको लिद्दर को यहां पर टिक करना है, बाद में जाकर यह झेलम से मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी सीरीज़ है जीके रिवीजन सीरीज़, जिसमें हम जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को इसी प्रकार यहाँ पर देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस सीरीज़ से काफ़ी मदद मिल रही होगी। आज के वीडियो में हमने भूगोल के भाग 10 को कवर किया, पूरे नदी तंत्र को हमने कवर कर लिया है। लास्ट में हमने गंगा और ब्रह्मपुत्र को देखा था, आज हमने दक्षिण भारत की नदियां देख ली, उनमें बसे प्रमुख शहर देख लिए और अन्य नदी तंत्र को देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।